गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में आपकी जो एनवायरमेंटल बायोलॉजी वाली यूनिट चल रही है, चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यूज। एनवायरमेंटल इश्यूज में एक इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का जो केस स्टडी दिया हुआ था कैलिफोर्निया के अकार्टा सिटी का, अकार्टा टाउन का, इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, वहाँ तक का स्टडी बच्चों अपन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड वेस्ट। तो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि सॉलिड वेस्ट से अपने को मीनिंग क्या लगाना है। तो सॉलिड वेस्ट मीन्स everything that goes out in trash। वे सभी चीजें जो कूड़े कचरे में अपन बाहर फेंक देते हैं वो बच्चों किस में इंक्लूड की जाएगी? सॉलिड वेस्ट में। म्युनिसिपल वेस्ट। ठीक है, तो ध्यान दो बच्चों। अब म्युनिसिपल वेस्ट क्या होता है? वेस्ट फ्रॉम हाउस, ऑफिस, स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल्स, इन सब का जो वेस्ट होता है जिसको कलेक्ट किया जाता है, कलेक्टेड एंड डिस्पोज्ड बाय म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, तो वेस्ट फ्रॉम हाउस, ऑफिस, स्टोर, स्कूल, हॉस्पिटल्स एटसेट्रा collected and disposed by municipality known as municipal waste। अब बच्चों, जो ये म्युनिसिपल वेस्ट होता है इनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, ध्यान देंगे बच्चों। पेपर, ग्लास, रबर, लेदर, वेस्ट, फूड मटेरियल, केमिकल एटसेट्रा, ये सारी की सारी चीजें इस म्युनिसिपल वेस्ट में प्रेजेंट होती है। अब बच्चों, इस म्युनिसिपल वेस्ट का डिस्पोजल कैसे किया जाए, इसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है वो अपन देखते हैं बच्चों। डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो सबसे पहले तो बच्चों, ये जो सॉलिड वेस्ट होता है इसका डिस्पोजल करने का जो तरीका है, नंबर 1 डंपिंग। क्या किया जाए? इसको डंप किया जाए, कहीं पर गिराया जाए, डाला जाए। तो ये जो डंपिंग है ये बच्चों इस सॉलिड वेस्ट का डिस्पोजल हो सकता है। अब देखो, डंपिंग दो तरीके की। एक तो है बच्चों ओपन डंपिंग या ओपन लैंडफिल्स, और एक है बच्चों सैनिटरी लैंडफिल्स। एक ओपन डंपिंग या ओपन लैंडफिल्स और एक है बच्चों सैनिटरी लैंडफिल। अब देखो, ओपन डंपिंग में होता क्या है समझना बच्चों। अभी जैसे इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है कि आप अपने आसपास क्लीननेस रखो, जो भी वेस्ट
प्रोड्यूस होता है घरों में, ऑफिस में, स्टोर हाउस, स्कूल, हॉस्पिटल, जो भी है, उसको इधर उधर अपन ना फेंके। ठीक है, म्युनिसिपैलिटी है, गवर्नमेंट है, इसके द्वारा ऐसे प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो अपन बच्चों क्या करते हैं, अपने घर में जो वेस्ट जनरेट होता है उस सारे वेस्ट को अपन कलेक्ट कर लेते हैं। म्युनिसिपैलिटी की जो भी गाड़ी है, व्हीकल है, वो अपने घर घर आता है, उसमें अपन उस पूरे वेस्ट को डाल देते हैं। अब म्युनिसिपैलिटी वाले उस वेस्ट का क्या करते होंगे, ये चीज बच्चों अपने को समझनी है। सिटी के, टाउन के बाहर या आसपास कोई ग्राउंड एरिया प्रेजेंट होता है, वहां पर बच्चों उस वेस्ट को ले जाकर डाला जाता है। तो ये उसका कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, राइट सॉल्यूशन नहीं है इस चीज का। तो वहां पर क्या किया जाता है कि जो ओपन लैंडफिल है, ओपन डंपिंग है, वहां पर वेस्ट को बर्न किया जाता है, वेस्ट को बर्न किया जाता है, जिसकी वजह से इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है, जो वेस्ट है ये वेस्ट कंप्लीट बर्न नहीं होता है। ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट बच्चों कंप्लीटली बर्न नहीं होता है, पूरी तरह से जलता नहीं है। और दूसरा, जो ये ऐसे ग्राउंड हैं जहां पर इसको डंप किया गया है, वो ब्रीडिंग साइट की जैसे काम करते हैं फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। तो ये जो डंपिंग यार्ड है, ओपन डंपिंग यार्ड एक्ट एज ए ब्रीडिंग साइट फॉर रैट्स एंड फ्लाइज। रैट्स और फ्लाइज के लिए डंपिंग यार्ड जो है वो ब्रीडिंग साइट का काम करते हैं। तो ये सॉल्यूशन बच्चों अच्छा नहीं माना गया है। अब फिर क्या हो सकता है, सैनिटरी लैंडफिल। सैनिटरी लैंडफिल में बच्चों क्या किया जाता है, जो भी डंपिंग यार्ड होता है उस डंपिंग यार्ड्स में डीप पिट्स बनाए जाते हैं, गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं, और जो रोजाना का वेस्ट है उस वेस्ट को डंप किया जाता है उन पिट्स के अंदर, और एवरीडे डर्ट से, धूल से उसको कवर कर दिया जाता है। क्लियर? तो सैनिटरी लैंडफिल का मीनिंग बच्चों क्या हो जाएगा, डीप पिट्स का फॉर्मेशन किया जाता है, वेस्ट को उन पिट्स के अंदर डंप किया जाता है और एवरीडे डर्ट से उसको कवर कर दिया जाता है। अब बच्चों ये जो सैनिटरी लैंडफिल है इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। अभी जैसे मान लो मेट्रो सिटीज है, बड़े शहर है, एवरीडे वेस्ट जो होता है वो हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। तो बच्चों हाई अमाउंट में जो वेस्ट प्रोड्यूस हुआ है तो उसकी वजह से जो वो पिट्स बनाए गए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। कि जो एंटायर वेस्ट है, एंटायर वेस्ट पूरी तरह से उन पिट्स के अंदर फिल नहीं किया जा सकता। कितने पिट्स बनाएंगे, जितने भी बनाए जाएंगे वो तो कचरा रोजाना प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारे के सारे फिल हो जाएंगे। इसके अलावा जब वेस्ट को पिट्स में डंप कर दिया जाता है, भर दिया जाता है, तो बच्चों उनसे हार्मफुल केमिकल का सीपेज भी हो सकता है, रिसाव भी हो सकता है। ये दूसरा लिमिट है या दूसरा नुकसान अपन मान सकते हैं, सीपेज ऑफ केमिकल्स फ्रॉम डीप पिट वेट्स। वेस्ट जो प्रेजेंट है डीप पिट्स में, उनमें से केमिकल का सीपेज हो सकता है, और बच्चों वो केमिकल्स जो हैं वो अंडरग्राउंड वाटर में पहुंचकर उसको पोल्यूटेड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जो म्युनिसिपल वेस्ट है उस म्युनिसिपल वेस्ट का डिस्पोजल इस तरीके से किया जाता है, और बच्चों ये दोनों ही तरीके पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो अब क्या किया जाना चाहिए, जो वेस्ट है उस वेस्ट को कलेक्ट करो, और कलेक्टेड वेस्ट का कैटेगराइजेशन होना जरूरी है। पहले उसकी कैटेगरी बनानी पड़ेगी, कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा रिसाइक्लेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल टाइप का है, और फिर उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग उनका डिस्पोजल किया जाना चाहिए। तो अपन देखते हैं वेस्ट का कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन।
देखो बच्चों, कलेक्शन एंड कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट। देखो बच्चों, जो रैग पिकर्स होते हैं, कबाड़ी वालाज और रैग पिकर्स, ये बच्चों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किस चीज में? कैटेगराइजेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट के कैटेगराइजेशन में। ये जो कबाड़ी होते हैं, रैग पिकर्स जो होते हैं, ये बच्चों रिसाइक्लेबल वेस्ट को क्या कर लेते हैं? सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, तो इनका रोल भी इंपॉर्टेंट हो जाता है वेस्ट के डिस्पोजल में या उनके ट्रीटमेंट में। तो जो भी म्युनिसिपल वेस्ट है, सबसे पहले तो उसको कलेक्ट किया जाना चाहिए, ठीक है, और कलेक्ट करने के बाद उसका कैटेगराइजेशन होना चाहिए। तो वेस्ट का जो कैटेगराइजेशन है, 3 कैटेगरीज बनाई गई है। कौन कौन सी है बच्चों कैटेगरीज? देखेंगे, फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सेकंड, रिसाइक्लेबल वेस्ट। एंड थर्ड, नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये 3 कैटेगरीज हो गई बच्चों वेस्ट की। अब अपन जानते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, वेस्ट जिसका क्या किया जाता है? डिग्रेडेशन बाय माइक्रोब्स। वेस्ट जिसका माइक्रोब्स क्या कर देते हैं? डिग्रेडेशन कर देते हैं। तो ऐसे वेस्ट का पहले कैटेगराइजेशन होना चाहिए, और जो सैनिटरी लैंडफिल हैं, जो पिट्स बनाए जाते हैं, उन पिट्स में केवल किसको फिल किया जाना चाहिए? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को। जो सोइल में, लैंड में जो पिट्स बनाए जाते हैं, उसमें केवल क्या डाला जाना चाहिए? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो माइक्रोब्स प्रेजेंट है सोइल में, वो उस वेस्ट का बायोडिग्रेडेशन कर देंगे, तो इजीली उस वेस्ट का डिस्पोजल हो जाएगा। ठीक है। अब रिसाइक्लेबल वेस्ट, वेस्ट जिसका रिसाइकलिंग प्रोसेस हो सकता है, उसको अलग से सेलेक्ट किया जाना चाहिए और उसको बार बार उसको यूज लेना चाहिए। ये कहानी हो जाएगी बच्चों रिसाइक्लेबल वेस्ट की। मेजर जो प्रॉब्लम है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट की है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है, माइक्रोब्स इसका डिग्रेडेशन नहीं कर पाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अपन देखें प्लास्टिक। ठीक है, तो अपनी तरफ से ट्राई ये रहनी चाहिए, एक तो कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो। अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस हो। ज्यादा से ज्यादा हमको बायोडिग्रेडेबल और रिसाइक्लेबल मटेरियल का यूज लेना चाहिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स कम यूज लेने चाहिए। ठीक है। अभी जैसे मान लो अपन मार्केट में जा रहे हैं परचेजिंग के लिए, या सब्जी मंडी में अपन वेजिटेबल परचेज करने के लिए जा रहे हैं, तो क्लॉथ से बना हुआ, जूट से बना हुआ बैग अपने को काम में लेना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स को अवॉइड करना चाहिए। जो शॉपकीपर होते हैं उनसे भी अपने को प्लास्टिक बैग नहीं लेने चाहिए। तो ये जो म्युनिसिपल वेस्ट है, इस म्युनिसिपल वेस्ट का डिस्पोजल किस तरीके से हो, तो पहले बच्चों ये कैटेगराइजेशन इसका हो जाना चाहिए। ठीक है, ये तो कहानी कंप्लीट होती है सॉलिड वेस्ट की। अब अपन पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट।
देखो बच्चों, रेडियो एक्टिव वेस्ट, रेडियो एक्टिव वेस्ट। देखो, इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी, जो बच्चों न्यूक्लियर एनर्जी है, इस न्यूक्लियर एनर्जी को इनिशियली नॉन पोल्यूटेड सोर्स माना जाता था फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन के लिए इनिशियली न्यूक्लियर एनर्जी को नॉन पोल्यूटेड सोर्स माना जाता था, लेकिन बच्चों बाद में जब पता चला, बाद में जब पता चला कि न्यूक्लियर जो एनर्जी है, टू मेजर प्रॉब्लम्स, टू मेजर प्रॉब्लम्स है किसमें, यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी के यूज में दो मेजर प्रॉब्लम है। फर्स्ट, एक्सीडेंटल लीकेज, कि साहब जो ये न्यूक्लियर मटेरियल है इनको यूज लेंगे तो एक्सीडेंटल लीकेज भी हो सकता है, ऐसा देखने को भी मिला। 3 माइल आइसलैंड, चेरोनोबिल, 3 माइल आइसलैंड, चेरोनोबिल जो इंसिडेंट हुए थे, इनमें बच्चों ये हार्मफुल इंपैक्ट भी देखने को मिला। और सेकंड जो है वो है बच्चों सेफ डिस्पोजल, सेफ डिस्पोजल ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है उसको सेफली क्या किया जाए, डिस्पोज किया जाए। तो ये दो मेजर प्रॉब्लम्स है न्यूक्लियर एनर्जी को यूज में लेने के। अब देखो बच्चों, जो रेडिएशन है, जो रेडिएशन है, रेडिएशन बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बिकॉज रेडिएशन कॉज म्यूटेशन। रेडिएशन क्या कॉज करता है बच्चों, म्यूटेशन कॉज करता है। हैवी डोज ऑफ रेडिएशन बिकम लीथल और डेडली फॉर ह्यूमन बींग्स। अगर रेडिएशन की हैवी डोज है तो बच्चों ह्यूमन बींग्स और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए लीथल हो सकती है, जानलेवा हो सकती है। जो लोअर डोज होती है, कम मात्रा होती है, लोअर डोज क्रिएट मैनी डिसऑर्डर्स, और मोस्ट कॉमन जो डिसऑर्डर है रेडिएशन की लोअर डोज का वो है बच्चों कैंसर। ठीक है, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी को यूज में तो लिया जाए, लेकिन यूज में लेने में जो प्रॉब्लम है वो एक तो एक्सीडेंटल लीकेज की है और एक सेफ डिस्पोजल की है। तो क्या तरीका अपनाया गया कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है उस रेडियो एक्टिव वेस्ट को शील्ड कंटेनर, ऐसे कंटेनर जिनकी वॉल है वो वॉल थिक हो, जिसमें से रेडियो एक्टिव रेडिएशन रिलीज ना हो, तो शील्ड कंटेनर में फिल किया जाए रेडियो एक्टिव वेस्ट को और उसको दबाया जाए बिलो रॉक्स, चट्टानों के नीचे, इन डीप पिट्स 500 मीटर या उससे भी ज्यादा गहराई में, डीप में शील्ड कंटेनर में रेडियो एक्टिव वेस्ट को भरकर उसको दबा देना चाहिए। कुछ हद तक ये जो सॉल्यूशन था ये ठीक था, लेकिन कई सारे लोगों ने बच्चों इस चीज का भी क्या किया, विरोध किया कि ये भी नुकसानदायक हो सकता है। ये कहानी कंप्लीट होती है किसकी, रेडियो एक्टिव वेस्ट की। अब अपन देखते हैं हॉस्पिटल वेस्ट।
हॉस्पिटल वेस्ट। जो बच्चों हॉस्पिटल वेस्ट जो होता है वेरी हैजार्डस, बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। हॉस्पिटल वेस्ट में बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स जैसे प्रेजेंट होते हैं, लाइक डिस इन्फेक्टेंट्स हैं। इसके अलावा अगर अपन देखें तो हॉस्पिटल वेस्ट के अंदर पैथोजेनिक माइक्रोब्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों हॉस्पिटल वेस्ट को अपन बाहर एनवायरनमेंट में विदाउट ट्रीटमेंट के छोड़ नहीं सकते, तो क्या किया जाता है, इस हॉस्पिटल वेस्ट जो ये होता है, इस हॉस्पिटल वेस्ट का बच्चों क्या होना चाहिए, केयरफुल ट्रीटमेंट होना चाहिए हॉस्पिटल वेस्ट का। और इसके लिए यूज किया जाता है इंसिनरेटर्स। ये इंसिनरेटर्स जो हैं, इन इंसिनरेटर्स को अपन बच्चों एक भट्टी के जैसे मान सकते हैं, ठीक है। इंसिनरेटर्स का यूज किया जाता है हॉस्पिटल वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए, जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। जितना भी वेस्ट होता है उस पूरे के पूरे वेस्ट को बर्न कर दिया जाता है, वो ऐश में कन्वर्ट हो जाता है। तो हॉस्पिटल वेस्ट जो है हैजार्डस वेस्ट है, जिसमें हार्मफुल केमिकल होते हैं, खूब सारे डिसइंफेक्टेंट वगैरह, पैथोजेनिक माइक्रोब्स होते हैं, और इसका केयरफुल ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो जो सबसे अच्छा तरीका है हॉस्पिटल वेस्ट के ट्रीटमेंट का, उसको डिस्पोज करने का, वो है इंसिनरेटर्स। इंसिनरेटर्स को बच्चों अपन भट्टी के जैसा एपरेटस मान सकते हैं, जिसमें हाई टेम्परेचर पर पूरे के पूरे वेस्ट को बर्न कर दिया जाता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और ई वेस्ट। अब सबसे पहले तो अपने को ये समझना है ये इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता क्या है। तो बच्चों इररिपेरिएबल कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। irreparable computers and other electronic items collectively called e-waste। इन सबको मिलाकर क्या कहा जाता है बच्चों, ई-वेस्ट। अब देखो जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन बढ़ा है, ठीक है, ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, उसी हिसाब से बच्चों इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक जो आइटम्स है उनकी डिमांड भी बढ़ गई है। अब वो इररिपेरिएबल बेकार जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, ई वेस्ट, अब या तो क्या करो, या तो उसको बर्न करो, या फिर सैनिटरी लैंडफिल्स, उसको गड्ढों के अंदर दबा दो। लेकिन बच्चों एक बहुत बड़ा अमाउंट ई वेस्ट का पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। अब समझना, जो डेवलप कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज लाइक अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ठीक है, तो डेवलप्ड कंट्रीज में जो ई वेस्ट प्रोड्यूस होता है उसका अप्रॉक्स 50% पोर्शन, उसका अप्रॉक्स 50% पोर्शन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इनके मार्केट में बच्चों सेल कर दिया जाता है। जो कि डेवलप्ड कंट्री का वेस्ट है, उस वेस्ट को डेवलपिंग कंट्रीज के मार्केट में सेल कर दिया जाता है। और जो रिसाइक्लेबल मटेरियल है, मेटल्स वगैरह, उनको बच्चों रिमूव करके और उनकी रिसाइकलिंग कर ली जाती है। अब देखो, एक तो डेवलपिंग कंट्रीज को जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल रहे हैं उनमें ऐसे मान लो मोस्ट ऑफ तो वेस्ट है, और दूसरा इतनी बेटर टेक्नोलॉजी नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज में ई वेस्ट के ट्रीटमेंट की। तो
डेवलपिंग कंट्री के जो लोग हैं वही बच्चों ई वेस्ट का ट्रीटमेंट मतलब सेपरेशन ट्रीटमेंट करते हैं अपने हाथों से, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है। तो ये कहानी कंप्लीट हो जाएगी ई वेस्ट की। अब बच्चों ध्यान से समझो, प्लास्टिक के ट्रीटमेंट से रिलेटेड भाई अपन जानते हैं प्लास्टिक जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। इस प्लास्टिक वेस्ट का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या बेटर सॉल्यूशन हो सकता है, इससे रिलेटेड एक केस स्टडी अपनी बुक के अंदर दी हुई है। तो उस केस स्टडी का बच्चों अपन अब स्टडी करते हैं। देखो बच्चों, केस स्टडी ऑफ रिमेडी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट के ट्रीटमेंट या निस्तारण से रिलेटेड केस स्टडी। अब कहां पर की गई, कैसे की गई, सबसे पहले ध्यान देंगे बच्चों बेंगलोर सिटी। बेंगलोर सिटी में 57 इयर्स ओल्ड प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरर, जिसका नाम था बच्चों अहमद खान, इसने ये काम किया था। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि प्लास्टिक वेस्ट के ट्रीटमेंट से रिलेटेड केस स्टडी कहां पर किया गया, बेंगलोर सिटी में, ठीक है। 57 ईयर ओल्ड प्लास्टिक बैग मैन्युफैक्चरर था अहमद खान, जो अप्रोक्स 20 ईयर से, ठीक है, प्लास्टिक बैग मेकिंग, प्लास्टिक बनाने का काम कर रहा था, ठीक है। अब देखो अहमद खान को रियलाइज हुआ, रियलाइजिंग प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू यूज ऑफ प्लास्टिक, कि साहब प्लास्टिक का जो यूज होता है उस यूज से बहुत सारी प्रॉब्लम है, प्लास्टिक की वजह से खूब सारी प्रॉब्लम जनरेट होती है। ये चीज अहमद खान ने रियलाइज की और उसके लिए एक सॉल्यूशन निकाला। क्या बच्चों, देखो पोली ब्लेंड, अब ध्यान से समझना बच्चों, पोली ब्लेंड, पोली ब्लेंड क्या था, एक फाइन पाउडर ऑफ प्लास्टिक। पोली ब्लेंड प्लास्टिक का एक फाइन पाउडर था, या ऐसे अपन मान सकते हैं रिसाइकल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक। रिसाइकल मॉडिफाइड प्लास्टिक से पोली ब्लेंड नाम का फाइन पाउडर बनाया, किसने, अहमद खान ने। क्लियर। अब देखो क्या किया फिर, पोली ब्लेंड और बिटुमिन, पोली ब्लेंड और बिटुमिन, इनका मिक्सचर तैयार किया, इनका ब्लेंड तैयार किया
और उस मिक्सचर को यूज लिया बच्चों रोड मेकिंग, सड़कें बनाने में उस मिक्सचर को यूज लिया गया। तो ध्यान से समझना, अहमद खान की कंपनी ने रिसाइकिल्ड मॉडिफाइड प्लास्टिक से एक फाइन पाउडर प्रिपेयर किया जिसको नाम दिया गया पॉली ब्लेंड, और इस पॉली ब्लेंड को मिक्स किया गया किसके साथ में? बिटुमिन, डामर जिसको अपन मान सकते हैं, उसके साथ में मिक्स किया गया और उस मिक्सचर को फिर यूज लिया गया रोड की मेकिंग। अब अपन जानते हैं बच्चों, जो बिटुमिन है, डामर है, इसकी वाटर को रिपेल करने की प्रॉपर्टी होती है। तो व्हेन पॉली ब्लेंड पाउडर मिक्स्ड विथ बिटुमिनस इनहेंस द वाटर रिपेल प्रॉपर्टी ऑफ बिटुमिन, जो डामर की वाटर को रिपेल करने की प्रॉपर्टी थी वो इंक्रीज हो गई एंड एज ऑफ रोड्स बिकम इंक्रीज 3 टाइम्स, जिससे सड़कों की जो आयु थी, जो उम्र थी, वो बच्चों 3 गुना तक बढ़ गई। तो फायदा हुआ भाई, एक तो प्लास्टिक का ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, वो यूज आ गया, और ऊपर से बच्चों जो रोड्स बनाई जाती है वो रोड्स भी अच्छी क्वालिटी की बनी। तो अहमद खान ने इसके लिए आरवी इंजीनियरिंग कॉलेज और बेंगलोर सिटी कॉरपोरेशन इनकी हेल्प ली, और हेल्प लेकर ये काम किया। 2002 तक अप्रोक्स 40 किलोमीटर लॉन्ग रोड्स का फॉर्मेशन किया जा चुका था अहमद खान की टेक्निक को यूज लेकर, ठीक है। पहले बच्चों जो प्लास्टिक था, उस प्लास्टिक की जो परचेजिंग करते थे, कबाड़ी वगैरह जो भी है, अप्रोक्स 0.4 रुपीज पर केजी प्लास्टिक की वो परचेजिंग करते थे, ठीक है ना, उसको जैसे खरीदते थे। लेकिन अहमद खान ने 6 RS पर केजी प्लास्टिक को कितने दाम पर खरीदना स्टार्ट कर दिया? 6 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदना चाहो। तो सब लोगों ने प्लास्टिक किसको दी? अहमद खान को। भाई जो प्लास्टिक फिल्म है वो प्लास्टिक फिल्म ही ऐसे मान लो रॉ मटेरियल है, किसकी मेकिंग के लिए? पॉली ब्लेंड की मेकिंग के लिए। तो एक टाइम ऐसा आ गया बच्चों प्लास्टिक कम पड़ने लग गया। तो ये एक टेक्नोलॉजी थी जो डेवलप की गई थी अहमद खान के द्वारा। किसके डिस्पोजल किसके सॉल्यूशन के लिए? वेस्ट प्लास्टिक के सॉल्यूशन के लिए। तो ये एक केस स्टडी बच्चों अपनी बुक के अंदर दिया हुआ है। किस काम के लिए? प्लास्टिक वेस्ट के ट्रीटमेंट के निस्तारण के लिए, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं बच्चों एग्रोकेमिकल्स एंड दियर इफेक्ट। एग्रोकेमिकल्स और एग्रोकेमिकल्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं वो अपन पढ़ते हैं। देखो बच्चों, एग्रो केमिकल्स एंड दियर इफेक्ट, ठीक है। आपने बच्चों पढ़ा होगा, सुना होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से प्रोडक्शन ऑफ सीरियल्स इंक्रीज हुआ था अपने इंडिया के अंदर। जो अनाज है उस अनाज के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिला था ग्रीन रिवॉल्यूशन में। अब बच्चों इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का ही एक पार्ट था यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाए, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स
इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फंगीसाइड्स, इन सब का यूज किया जाए। अब बच्चों ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से ये सब चीजें निकलकर सामने आई कि अपन एग्रीकल्चर करें, एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स, आपने नाम भी सुना होगा, यूरिया है, डीएपी है, इन सब चीजों का यूज किया जाए। ठीक है, इसके अलावा क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए केमिकल इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, इन सब का यूज किया जाए। तो बच्चों वेरी हाई अमाउंट में इन सब चीजों का यूज किया गया, तो प्रोडक्शन तो बढ़ा, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन तो बढ़ा, लेकिन बच्चों खूब सारे हार्मफुल जो इफेक्ट थे वो भी निकलकर सामने आए। अब देखो ऐसे हार्मफुल केमिकल्स का अगर अपन ज्यादा यूज करते हैं तो एक तो फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिकम डिक्रीज, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल बिकम डिक्रीज, वो कम हो जाती है। एयर, वाटर, सॉइल, इन सब चीजों का बच्चों क्या होता है, पोल्यूशन होता है। हार्मफुल केमिकल ह्यूमन बीइंग्स, दूसरे प्लांट, एनिमल्स, उनकी बॉडी में पहुंच जाते हैं और बच्चों उनको क्या पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये जो सारे इश्यूज थे, ठीक है, इस केमिकल फार्मिंग के, वो बच्चों निकलकर सामने आए। तो फिर दूसरा अल्टरनेट निकाला गया कि यार इसका क्या पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, तो वो चीज फिर निकलकर सामने आई ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या चीज निकलकर सामने आई बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग। एक चीज यहां पर ध्यान देना, एग्रोकेमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स अपन क्या मान सकते हैं, केमिकल्स which are used in agriculture for enhance crop production, क्रॉप के प्रोडक्शन को इनहेंस करने के लिए, बढ़ाने के लिए जो केमिकल्स यूज लिए जाते हैं एग्रीकल्चर में, उन्हीं को क्या कहेंगे, एग्रोकेमिकल। इन एग्रोकेमिकल्स का यूज किया गया खूब ज्यादा ग्रीन रिवॉल्यूशन में, लेकिन बच्चों उसके हार्मफुल इंपैक्ट्स निकलकर सामने आए। ठीक है, तो अब पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग। Organic farming is a method of agriculture in which any chemical substance not used. Organic farming इस टाइप का एग्रीकल्चर है जिसमें किसी केमिकल सब्सटेंस का कोई यूज नहीं किया जाता। तो बच्चों एक इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड केस स्टडी अपनी बुक के अंदर दी हुई है, उसका अपन स्टडी और कर लेते हैं। देखो बच्चों, केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, केस स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो सबसे पहले तो आपको इस ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग पता होना चाहिए। एग्रीकल्चर इन विच नॉट यूज ऑफ एनी केमिकल्स, एग्रीकल्चर इन विच नॉट यूज ऑफ एनी केमिकल, किसी भी टाइप के कोई केमिकल का यूज नहीं किया जाता है। अब देखो बच्चों, ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्टडी जो केस स्टडी किया गया था वो कहां पर किया गया था, हरियाणा स्टेट। ठीक है, हरियाणा स्टेट का सोनीपत डिस्ट्रिक्ट, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट। और जो फार्मर था उस फार्मर का नेम था बच्चों रमेश चंद्र डागर। फार्मर नेम
रमेश चंद्र डागर, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, स्टेट हरियाणा। ठीक है, किस चीज से रिलेटेड केस स्टडी किया गया? ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब बच्चों ये जो रमेश चंद्र डागर था, इसने इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग तो आपके समझ में आ ही गया। इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में बच्चों खूब सारी चीजें उसने अप्लाई करी। जैसे क्या था? एग्रीकल्चर, बी कीपिंग, ठीक है, वाटर हार्वेस्टिंग, डेयरी मैनेजमेंट, कंपोस्ट मेकिंग, ये सारा काम बच्चों उसने साथ साथ किया। इंटीग्रेटेड से अपने को मतलब यही लगाना है, समाकलित, मिला जुला रूप। तो खूब सारे प्रोसेस की एक सीरीज उसने अप्लाई करी। एग्रीकल्चर केवल ओनली एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर के साथ साथ में खूब सारे प्रोसेस की एक सीरीज उसने काम में ली। उसी को क्या कहा गया बच्चों? इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग थी, ये बच्चों क्या थी? जीरो वेस्ट प्रोड्यूसिंग। जीरो वेस्ट प्रोड्यूसिंग, किसी भी टाइप का कोई वेस्ट इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं होता था। क्यों? किसी एक प्रोसेस का जो वेस्ट था वो अनदर प्रोसेस में यूज आता था। अभी जैसे मान लो एग्रीकल्चर का वेस्ट है, एग्रीकल्चर के वेस्ट से ही काम चल जाएगा डेयरी फार्मिंग का। डेयरी फार्मिंग का जो वेस्ट है उसी से काम चल जाएगा कंपोस्ट मेकिंग का। ठीक है, एग्रीकल्चर अपन कर रहे हैं, क्रॉप ग्रो कर रही है, उसी में ही बी हाइव्स रख दो, मधुमक्खी के छत्ते, बी बॉक्स रख दो, तो उससे बच्चों क्या होगा? पॉलिनेशन बढ़ेगा। पॉलिनेशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन बढ़ेगा। और साथ साथ बच्चों जो वैक्स है और हनी है, उन दोनों का प्रोडक्शन कर कॉमर्शियल लेवल पर प्रोडक्शन करके और बच्चों डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट भी उससे हो सकता है। तो ये जो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग अप्लाई की गई थी रमेश चंद्र डागर के द्वारा, ये बच्चों जीरो वेस्ट वाली थी। एक प्रोसेस के वेस्ट को उसने दूसरे प्रोसेस में यूज लिया और इकोनॉमिक बेनिफिट भी उसको बहुत ज्यादा हुआ। वाटर को हार्वेस्ट किया, किसी एक प्रोसेस से निकलने वाले वेस्ट वाटर को ट्रीट किया या दूसरे प्रोसेस के अंदर उसने काम में ले लिया। तो ये बच्चों एक काफी यूजफुल, काफी इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था, जिसकी वजह से उसकी जो अर्निंग थी वो अर्निंग भी इंक्रीज हुई, जो क्रॉप का प्रोडक्शन था वो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ और उसका लाइफ स्टाइल भी सुधरा। अब इसी नॉलेज को कन्वे करने के लिए रमेश चंद्र डागर के द्वारा हरियाणा किसान कल्याण क्लब भी उसने बनाया, जिसके बच्चों मेंबर्स का जो नंबर है वो अप्रोक्स 5000 है। 5000 मेंबर्स उसमें उसने ऐड किए। सब लोगों को, सभी फार्मर्स को इस चीज की ट्रेनिंग दी और सभी को एनकरेज किया कि आप सब भी बच्चों इस टाइप का इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाओ, तो आपका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी आपका इंक्रीज होगा और आपकी अर्निंग भी इंक्रीज होगी। तो ये सारा का सारा ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड केस स्टडी जो अपनी बुक में दिया हुआ है ये कंप्लीट होता है। अब बच्चों रिमेनिंग जो भी पोर्शन है इस चैप्टर का वो अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।